हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम डेली के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस जो मेंस में बन सकते हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है द एससीओ रिप्रेजेंट्स बोथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड एन इमर्जिंग प्लेटफॉर्म फॉर कंटेस्टिंग द वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। है ना? तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि एससीओ जो है वो रीजनल कोऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट भी है और इमर्जिंग प्लेटफॉर्म भी है फॉर कंटेस्टिंग द वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। है ना? इसके सिग्निफिकेंस को भी हमको डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 2001 has evolved from a regional security mechanism into a wider platform for Eurasian political, economic and strategic cooperation. ठीक है, एससीओ की शुरुआत प्राइमरीली जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न के लिए हुई थी, स्पेशली टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को टैकल करने के लिए। लेकिन टाइम के साथ-साथ में इसका स्कोप सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं रहा। आज एससीओ में चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ईरान और बेलारूस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए ये यूरेशिया का मेजर डिप्लोमैटिक प्लेटफॉर्म भी बन गया है। चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का यहाँ पे मतलब है कि दुनिया ग्रेजुअली पोलर यूएस डोमिनेटेड सिस्टम से ज़्यादा मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जो है मूव कर रही है। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या देख सकते हैं? रीजनल सिक्योरिटी, एससीओ एशियन कंट्रीज़ को कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट पर कोऑपरेट करने का प्लेटफॉर्म देता है ना? रीजनल सिक्योरिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्ज़ाम्पल के लिए वी हैव रैट्स, रैट्स जो कि ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में जो है हमको लोकेटेड देखने को मिलता है। ये टेररिज़्म, सेपरेटिज़्म और एक्सट्रीमिज़्म के अगेंस्ट जो है कोऑपरेशन फैसिलिटेट करता है। ठीक है? एससीओ को सिर्फ जियोपॉलिटिकल ब्लॉक मत लिखना, इसका ओरिजिनल कोर जो है वो रीजनल सिक्योरिटी था इनिशियली। यूरेशियन कनेक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर। एससीओ चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इंडिया, पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म देता है। इससे इंडिया को भी सेंट्रल एशिया के साथ एंगेजमेंट का अपॉर्च्युनिटी मिलता है। एग्ज़ाम्पल के लिए कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ इंडिया जो है एंगेजमेंट कर सकता है, बाकी कंट्रीज़ के साथ नहीं कर सकता है। काउंटर टेररिज़्म, अब टेररिज्म बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं करता। एक कंट्री में टेररिज्म नेटवर्क का बेस हो सकता है और दूसरी कंट्री में अटैक हो सकता है। एससीओ इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेरर एक्सरसाइज के थ्रू कोऑपरेशन इंप्रूव करता है। मल्टीपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है यहाँ पे हमको। चाइना और रशिया एससीओ को वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन के ऑल्टरनेट या बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो है देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एससीओ नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस है ना? ये एक कलेक्टिव या कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म हमको देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस होता है। अब एससीओ जो है वो यूएस इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट ब्रॉडर यूरेशियन कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है। चाइना रशिया कोऑपरेशन इस एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। एससीओ के मेंबर्स कलेक्टिवली एनॉर्मस जो है इकोनॉमिक वेट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? यहाँ पे जो है 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 23 ट्रिलियन प्लस जीडीपी देखने को मिलती है। इसलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पोटेंशियल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सेंट्रल एशियन एंगेजमेंट देखने को मिलती है। इंडिया के लिए ये पर्टिकुलरली बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? इंडिया हिस्टोरिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करना चाहता है। एससीओ के थ्रू इंडिया कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ-साथ में इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्शन कर सकता है। डिप्लोमैटिक डायलॉग की जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एससीओ एक ही टेबल पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे कंपीटिंग जो स्टेट्स हैं उनको लेके आते हैं। यानी बायलैटरल टेंशन के बावजूद मल्टीलैटरल डायलॉग का चैनल जो है वो ओपन रहता है। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो एससीओ इमर्जिंग ग्लोबल साउथ या मल्टीपोलर एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कंट्रीज़ इंक्रीजिंगली चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस में सिर्फ जो है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन का डोमिनेंस ना हो। जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग देता है कि एससीओ का ग्रोइंग मेंबरशिप जो है इंडिकेट करता है कि यूरेशिया ग्लोबल पॉलिटिक्स को का इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट सेंटर बन रहा है। टोटल जो है 10 मेंबर्स आजकल इसके देखने को मिलते हैं। है ना? तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि इंडिया को एससीओ को एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनाने की जगह, इंडिया वैसे भी नहीं बनाता एंटी वेस्टर्न ब्लॉक, पर वैसे भी एक बेटर अप्रोच है काउंटर टेररिज्म, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना? और प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करना इसको फॉर द ओन एडवांटेज एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज एज़ वेल एंड फॉर द ओन एज़ वेल। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन द एससीओ इज़ अनलाइकली टू रिप्लेस वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन but its growing membership and Eurasian weight
make it an important pillar of an increasingly multipolar international system. SCO, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा को रिप्लेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसका डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वेट जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए फ्यूचर में एससीओ एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ मल्टीपोलैरिटी बन सकता है ना? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's membership of Shanghai Cooperation Organization represent both a strategic opportunity and diplomatic dilemmas. ठीक है, तो क्या-क्या जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या-क्या हमारे लिए जो है डिफिकल्टी, चैलेंजेस या डायलेमास है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है, इंडिया जॉइंड एससीओ एज अ फुल मेंबर इन 2017, gaining a platform to engage simultaneously with Central Asia, Russia, China and other regional actors. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया ने 2017 में एससीओ का जो है फुल मेंबर बना। इस मेंबरशिप से इंडिया को यूरेशिया में एक्सेस मिलता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान टेंशन और रशिया चाइना डायनामिक्स के दौरान डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल एशिया आउटरीच देखने को मिलती है। इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ऑफ एनर्जी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड ट्रेड, है ना? एससीओ इंडिया को सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, उनके साथ रेगुलर इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट का जो है अपॉर्च्युनिटी देता है। सेकंड इज़ काउंटर टेररिज्म। इंडिया के लिए टेररिज्म मेजर कंसर्न है। रैट्स के थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पॉसिबल है। थर्ड इज़ रशियन एंगेजमेंट। रशिया इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एससीओ के थ्रू इंडिया रशिया के साथ हाई लेवल डायलॉग मेंटेन कर सकता है, स्पेशली चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। फोर्थ इज़ रीजनल डिप्लोमेसी। इंडिया को एक ही फोरम में मल्टीपल यूरेशियन पावर्स के साथ इंटरैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। टोटल 10 मेंबर्स हैं, यानी प्लेटफॉर्म का ज्योग्राफिकल रीच भी सिग्निफिकेंट है। फिफ्थ इज एनर्जी सिक्योरिटी। सेंट्रल एशियन एनर्जी रिच रीजन है ना? यहाँ पे इंडिया एससीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू एनर्जी कॉपरेशन डिस्कस कर सकता है। सिक्स्थ इज इकोनॉमिक पोटेंशियल। एससीओ मेंबरशिप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन पोटेंशियल को एक्चुअल बेनिफिट में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी बैरियर्स जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ चैलेंजेस की तरफ। फर्स्ट इज द चाइना चैलेंज। इंडिया चाइना रिलेशनशिप में बॉर्डर टेंशन्स हैं, इसलिए एससीओ में कॉपरेशन और बायलैटरल राइवलरी जो है वो पैरेलल चलती है। ये इंडिया के लिए मेजर डिप्लोमेटिक डायलेमा हो सकता है। पाकिस्तान फैक्टर है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है टेररिज्म के इशू से हेविली अफेक्टेड है। एससीओ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बट बायलैटरल हॉस्टिलिटी कॉपरेशन को कंस्ट्रेंट भी करती है। नाइन्थ इज बीआरआई कंसर्न। चाइना का बीआरआई और पर्टिकुलरली जो है सीपीईसी, इंडिया के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट इज सीपीईसी, है ना? ये इंडिया के सोवरेनिटी कंसर्न क्रिएट, अब पीओके वाला रीजन है, वहां से पास कर रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए कंसर्न है ना? सोवरेनिटी थोड़ी ना आप कनेक्टिविटी के नाम पे किसी की सोवरेनिटी थोड़ी ना आप खराब करोगे, है ना? तो ये कंसर्न इंडिया को देखने को मिलता है, बीआरआई का कंसर्न है। इंडिया बीआरआई के कुछ प्रोजेक्ट्स को सोवरेनिटी कंसर्न के कारण सपोर्ट नहीं करता। देयरफॉर एससीओ में कनेक्टिविटी डिस्कस करते हुए इंडिया को सोवरेनिटी रेडलाइंस मेंटेन करनी होती है। लास्ट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक का परमानेंट कैंप चूज नहीं करना चाहता है। एससीओ मेंबरशिप इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम जो है क्वाड का भी पार्ट है, हम एससीओ का भी पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक ब्लॉक को चूज कर रहे हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को एससीओ में इशू बेस्ड एंगेजमेंट करनी चाहिए, मतलब सिक्योरिटी पर कॉपरेट करना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एंगेज करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना और सोवरेनिटीज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये सब चीज़ें मेंटेन करना। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट द एससीओ शुड सर्व इंडिया नॉट एज एन अलायंस कमिटमेंट बट एज एन डिप्लोमैटिक ब्रिज टू यूरेशिया, enabling cooperation without compromising a strategic autonomy। ठीक है, तो एससीओ इंडिया के लिए अलायंस नहीं है, ये इंडिया के लिए यूरेशियन डिप्लोमेटिक ब्रिज है ना? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार कैन द एससीओ कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन यूरेशिया, डिस्कस विद रेफरेंस टू रैट्स। ठीक है, तो द एससीओ हैज डेवलप्ड अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी डायमेंशन बिकॉज टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर। ये कोई बॉर्डर नहीं देखते। टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे थ्रेट्स ट्रांसनेशनल होते हैं, मतलब एक कंट्री
अकेले जो है इन्हें इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए एससीओ का सिक्योरिटी रोल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। अब एससीओ और रैट्स के बारे में थोड़ा-सा अगर देखें, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म की बात करते हैं, है ना? रैट्स एससीओ का परमानेंट काउंटर टेररिज्म मैकेनिज़्म है, हेडक्वार्टर ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलता है और ये इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। सेकंड इज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग। टेररिस्ट ग्रुप्स के मूवमेंट, नेटवर्क और एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। यानी इंटेलिजेंस को नेशनल साइलोज़ में लॉक्ड रखने के बजाय रीजनल कोऑपरेशन पॉसिबल होता है। थर्ड इज़ काउंटर टेरर एक्सरसाइज़। जॉइंट एक्सरसाइज़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करने का अपॉर्च्युनिटी देती हैं, है ना? फोर्थ इज़ एक्सट्रीमिज़्म कंट्रोल। एक्सट्रीमिज़्म कंट्रोल एससीओ टेररिज्म के साथ एक्सट्रीमिज्म को भी जो है एड्रेस करता है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन को फैसिलिटेट कर सकती है। ड्रग ट्रैफिकिंग को भी देखता है। अब सेंट्रल एशियन रीजन की ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण नार्कोटिक ट्रैफिकिंग जो है एक ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है ना? इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इसको टैकल करने में हेल्प करती है। यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट देखने को हमको मिलता है ना? ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान गोल्डन क्रेसेंट देखने को मिलता है, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए काफ़ी वो जो है हमको फ़ेमस देखने को मिलता है ना? बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखता है। टेररिस्ट और क्रिमिनल बॉर्डर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रीजनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बॉर्डर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेटवर्क डिसरप्शंस करता है। अब मॉडर्न टेररिज्म सिर्फ गनमैन का नेटवर्क नहीं होता। यहाँ पे फाइनेंसर, रिक्रूटर्स, लॉजिस्टिक्स, हैंडलर्स, टेक्नोलॉजी सब होते हैं। तो एससीओ इकोसिस्टम अप्रोच में इन नेटवर्क्स को टारगेट करने में यूज़फुल हो सकता है। ठीक है? उसके अलावा टेक्नोलॉजी कॉपरेशन भी देखने को मिलता है। आजकल जो है एन्क्रिप्टेड ऐप्स होती हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ किया जाता है। देयरफॉर ट्रेडिशनल काउंटर टेररिज्म के साथ में टेक्नोलॉजी जो कॉपरेशन है, वो भी काफ़ी नेसेसरी देखने को मिलता है। रीजनल डायलॉग का प्लेटफ़ॉर्म है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन डिफ़िकल्ट होने के बावजूद दोनों एससीओ के जो है प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं और ये डायलॉग का इंस्टीट्यूशनल चैनल प्रिज़र्व करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ना? यहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज़ेज़ मेंबर स्टेट्स की काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है। लेकिन उसी के चलते कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे एससीओ की इफ़ेक्टिवनेस ऑटोमैटिक नहीं है ना? यहाँ पे पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, इंडिया-पाकिस्तान टेंशन, चाइना रिलेटेड टेंशन, डिफरेंट थ्रेट परसेप्शन, है ना? क्वाड इनसिक्योरिटी, वेस्टर्न ब्लॉक इनसिक्योरिटी ये सब देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम लिमिटेशंस भी है, ठीक है? तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि रैट्स गिव्स एससीओ इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बट इट्स इफेक्टिवनेस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल ट्रस्ट, credible intelligence sharing, and coordinated action against both traditional and technology enabled a threat. रैट्स एसईओ को इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी कैपेसिटी देता है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करेगी ऑन पॉलिटिकल ट्रस्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, पॉलिटिकल विल और कोऑर्डिनेटेड एक्शन पे। ऐसे नहीं होगा, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ेंगी। अगला आते हैं, ये सारे एसईओ के ही हैं, लेट मी जस्ट चेक कि सारे क्वेश्चंस एसईओ के हैं। नहीं, ये लास्ट ही है एसईओ का, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है। चलिए ये भी देख लेते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's engagement with SEO reflects the pursuit of strategic autonomy rather than alignment with any geopolitical bloc. Analyze in the context of India's relation with China, Russia and Pakistan. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, India's SEO participation reflects its effort to maintain multiple strategic partnerships while avoiding exclusive alignment with competing geopolitical camps. ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले। एससीओ में इंडिया का पार्टिसिपेशन इसी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट इज चाइना डायलॉग। इंडिया चाइना टेंशन के बावजूद इंडिया जो है एससीओ में चाइना के साथ एंगेज करता है, मतलब राइवलरी के साथ डायलॉग भी है। बॉर्डर मैनेजमेंट, एससीओ बायलैटरल बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता, बट इंटरैक्शन का एडिशनल डिप्लोमेटिक चैनल प्रोवाइड जरूर करता है। रशिया की पार्टनरशिप है, अभी इंडिया रशिया के साथ में लॉन्ग जो स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। एससीओ इस रिलेशनशिप को मल्टीलैटरल जो है सेटिंग में रीइंफोर्स करता है। सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस मिलता है, पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट होता है, काउंटर टेररिज्म जो है हमको यहाँ पे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, है ना? बीआरआई की ऑटोनॉमी, अब इंडिया बीआरआई को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, पर्टिकुलरली सोवरेनिटी कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इंडिपेंडेंट पोजीशन मेंटेन करता है। मल्टीपोलैरिटी भी, इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सपोर्ट करता है, इसलिए साइमल्टेनियसली एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड, जी20 जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट भी जो है करता है ना? इशू बेस्ड कोऑपरेशन इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है। इंडिया हर इशू पर सेम पार्टनर के साथ में सेम पोजीशन नहीं लेता,
सिक्योरिटी पर कोऑपरेट कर सकता है, सोवरेनिटी पर डिसएग्रीमेंट भी मेंटेन कर सकता है और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनी मेंटेन करना चाहता है। नो परमानेंट ब्लॉक अलाइनमेंट बट मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक स्पेस, ये इंडिया जो है एस्पायर कर रहा है ना। इसमें कंक्लूजन में क्या लिखा है हमने? कंक्लूजन में वी हैव रिटन इंडियाज एससीओ पॉलिसी डेमोन्स्ट्रेट दैट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टुडे means maximizing partnerships while retaining independent decision making rather than choosing between competing power blocks, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मॉडर्न मीनिंग आइसोलेशन नहीं है, बट इट मीन्स एंगेज वाइडली, अलाइन सिलेक्टिवली एंड डिसाइड्स इंडिपेंडेंटली। आप वाइडली एंगेज कीजिए, अलाइन कीजिए सिलेक्टिवली कुछ लोगों से और डिसाइड कीजिए इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये जो है आप लिख सकते हैं एंगेज वाइडली, अलाइन selectively and decide independently। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। India's counterterrorism approach is witnessing a transition from reactive security management to proactive intelligence-led prevention. Discuss in the light of Prahar, है ना। प्रहार स्कीम के जो उसमें है हमको आंसर देना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में we've written Prahar represent a shift towards an intelligence-led preventive and coordinative counter-terrorism framework addressing terrorism before attack materializes। प्रहार को हम आंसर में पैराडाइम शिफ्ट के रूप में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले जो है ऐसे होता था कि अटैक होता था तो रिस्पॉन्स करते थे। अब जो है नए अप्रोच में इंटेलिजेंस जो है काम करेगी, प्रिवेंशन करने की कोशिश करेंगे कि अटैक हुई क्यों, है ना, फिर रिस्पॉन्स देंगे, रिकवरी करेंगे। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो पॉइंट 1 है प्रिवेंशन। पिलर्स का फोकस अटैक होने से पहले ही जो है थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लो। इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन प्रहार स्कीम का कंपोनेंट देखने को मिलता है। डिफरेंट एजेंसी की इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टी एजेंसी सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग में प्रोएक्टिव जो रोल है वो प्ले करते हैं। स्विफ्ट रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। अगर थ्रेट जो है वो डिटेक्ट हो जाए और रिस्पॉन्स फास्ट और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उसमें। ठीक है, होल ऑफ गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट पुलिस को आइसोलेटेड साइलोज में काम नहीं करना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और आपका जो ये क्या नाम है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, है ना, सर्टेनिटी बढ़ाएगा। ठीक है, नेटवर्क डिसरप्शन में बड़े काम की चीज़ है। क्या होता है कि सिर्फ टेररिस्ट को अरेस्ट करना या न्यूट्रलाइज करना इनफ नहीं है, उसके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रहार स्कीम का ऑब्जेक्टिव एक ये भी है। टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, टेररिस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लाइक ड्रोन्स, एनक्रिप्शंस, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। तो काउंटर टेररिज्म जो आप मेजर्स लेंगे उसमें भी तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ना आप, है ना। फिर फाइनेंशियल डिसरप्शन, वहाँ से फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग को चोक किया जाए, ऑपरेशनल कैपेसिटी जिससे रिड्यूस होती है, रेडिकलाइजेशन को दूर किया जाए, है ना। अब प्रहार सिर्फ अटैक प्रिवेंशन नहीं करता, रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन को एनेबलिंग कंडीशन, ये जो कंडीशंस होती है रेडिकलाइजेशन की, एनेबलिंग कंडीशंस होती है, इनको भी तो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ना। रूट कॉज भी तो आप एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो आइडियोलॉजी से ये सब शुरू होता है, रेडिकलाइजेशन से ये सब शुरू होता है ना। 9th इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। टेररिस्ट बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, इसलिए एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेजिलियंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अटैक के बाद सोसाइटी को रिकवर करना भी काउंटर टेररिज्म का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि प्रहार से सिग्निफिकेंस लाइज इन मेकिंग काउंटर टेररिज्म एंटिसिपेटरी रेदर देन मेरली रिटेलिएटरी, thereby attacking the ecosystem that enables terrorism, है ना। प्रहार का सेंट्रल आइडिया है प्रिवेंट द अटैक, डिसरप्ट द इकोसिस्टम एंड बिल्ड रेजिलियंस। प्रिवेंट द अटैक, डिसरप्ट द इकोसिस्टम एंड बिल्ड रेजिलियंस। इससे पहले हमने क्या देखा, इंडिया का भी वो देखा था ना, एंगेज वाइडली, है ना, एंगेज वाइडली, अलाइन सिलेक्टिवली और डिसाइड इंडिपेंडेंटली। वैसे ही प्रहार का प्रिवेंट द अटैक, डिसरप्ट द इकोसिस्टम एंड बिल्ड रेजिलियंस। ठीक है, यानी काउंटर टेररिज्म रिएक्टिव पुलिसिंग से ब्रॉडर प्रिवेंटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ जो है मूव कर रहा है। क्या बोला? प्रिवेंट द अटैक, डिसरप्ट द इकोसिस्टम एंड बिल्ड रेजिलियंस। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। एग्जामिन हाउ प्रहार सीक्स टू अचीव दिस बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी की बात में हो रही है। इंट्रोडक्शन में रिटन counterterrorism requires a strong state capacity, but excessive or arbitrary measures can undermine constitutional freedom and public trust.
क्या बोला कि काउंटर टेररिज्म में स्ट्रॉन्ग को जो स्टेट है उसको स्ट्रॉन्ग पावर की नीड होती है। बट अगर सिक्योरिटी के नाम पर आर्बिट्ररी एक्शन हो, मैंने क्या बोला कि अगर सिक्योरिटी आपको करनी है ना? तो स्ट्रॉन्ग स्टेट को पावर की ज़रूरत होती है ना? पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें अगर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, अगर आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करें, पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ें, रूल ऑफ लॉ को तोड़ें, है ना? तो ये जो है नुकसान हो सकता है ना? ये जो है नुकसान हो सकता है। हुँ? क्या बोला मैंने कि काउंटर टेररिज्म में स्टेट को स्ट्रॉन्ग पावर की नीड होती है, बट अगर जो सिक्योरिटी के नाम पर आर्बिट्रेरी एक्शन हो, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक ट्रस्ट, रूल ऑफ लॉ जो है ये सब वीक हो सकते हैं। इसी टेंशन को प्रहार जो है वो एड्रेस करता है। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ। काउंटर टेररिज्म लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड स्टेट पावर आ गई है। ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखिए आप। सिक्योरिटी ऑपरेशन में ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। थ्रेट जितना सीरियस है रिस्पॉन्स उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। हर थ्रेट को सेम एक्सट्रीम रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, है ना? रिड्रेसल मतलब अगर स्टेट एक्शन रॉन्गफुल हो तो सिटीजन को रेमेडी भी तो मिलनी चाहिए। प्रहार मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिड्रेसल और अपील को रिकॉग्नाइज करता है। कोई प्रोफाइलिंग नहीं, नो प्रोफाइलिंग। टेररिज्म को किसी पर्टिकुलर रिलीजन, एथनिसिटी या नेशनैलिटी से ऑटोमैटिकली एसोसिएट नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल कम्युनल प्रोफाइलिंग को अवॉइड करेगा, है ना? उसके बाद में विक्टिम सेंट्रिसिटी। विक्टिम से सेंट्रिसिटी आप रखो ना, पॉलिसी का फोकस विक्टिम के राइट्स और वेलफेयर पर भी होता है ना? यहाँ पे वो भी देखने को मिलता है। पुलिसिंग पुलिसिंग, प्रिवेंटिव पुलिसिंग मतलब रेडिकलाइजेशन को एड्रेस करते वक़्त ग्रेडेड रिस्पॉन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर रेडिकल जो थॉट है उसको ऑटोमैटिकली सेम क्रिमिनल रिस्पॉन्स देना एप्रोप्रिएट नहीं है। 8th इज़ अकाउंटेबिलिटी। मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ये भी देखने को मिलता है। अगर लॉज़ प्रोसीजर्स में गैप है तो उन्हें रिफॉर्म किया जाना चाहिए, ठीक है? और 10th इज़ पब्लिक ट्रस्ट। राइट्स रिस्पेक्टिंग काउंटर टेररिज्म पब्लिक कोऑपरेशन को जो है इम्प्रूव करते हैं और पब्लिक कोऑपरेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट कि सस्टेनेबल काउंटर टेररिज्म रिक्वायर्स सिक्योरिटी विद legitimacy. Prahar's human right pillar can ensure that protecting the state does not weaken the constitutional values it exists to protect. इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म का फॉर्मूला सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, इट इज सिक्योरिटी प्लस लीगैलिटी प्लस प्रोपोर्शनैलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी। प्रहार का ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ जो पिलर है इसी लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेररिज्म इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ a technology, organized crime and transnational network. Discuss the emerging threat landscape and measures required to counter it. ठीक है, क्वेश्चन में बताया है कि टेररिज्म जो है आजकल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइज क्राइम और ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स में बदल रहे हैं, है ना? तो क्या जो है थ्रेट लैंडस्केप देखने को मिलता है और व्हाट मेजर्स कैन वी टेक, है ना? तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन कंटेम्प्रेरी टेररिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्वेंशनल नेटवर्क्स इनटू टेक्नोलॉजी enabled financially sophisticated and transnational ecosystem. ठीक है, मॉडर्न टेररिज्म ट्रेडिशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इवॉल्व होकर नेटवर्क्ड इकोसिस्टम बन रहा है और टेररिस्ट टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज क्राइम दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ड्रोन वॉरफेयर जो है देखने को मिलता है। ड्रोन जो है वो लो कॉस्ट रिमोटली ऑपरेटेड होने के कारण लॉजिस्टिक सर्विलेंस और अटैक में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है। एन्क्रिप्शन टेररिस्ट कम्युनिकेशन को कंसील कर सकती है। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन के लिए यूज़ होता है ना? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस देखने को मिलता है हमको। हमको स्लीपर नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं, 7th पॉइंट जो लिखा हुआ है ना? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोकल स्लीपर सेल्स के थ्रू जो है अटैक कैपेसिटी मेंटेन कर सकते हैं। साइबर अटैक्स अपन को देखने को मिलते हैं। टेररिज्म फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सपैंड हो सकती है ना? है ना? यहाँ पे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव और डिजिटल इन सब ये जो है सब तरीके से हमको थ्रेट देखने को मिलता है। CBRNED का मतलब है CBRNED जो कि 9th पॉइंट है। C से केमिकल, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियोलॉजिकल, N से न्यूक्लियर, E से एक्सप्लोसिव और D से डिजिटल। ये इमर्जिंग कैटास्ट्रोफिक थ्रेट स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, CBRNED, है ना? ट्रांसनेशनल हैंडलर्स देखने को मिलते हैं। हैंडलर्स जो है वो अब्रॉड हो सकते हैं और लोकल एक्टर्स को रिमोटली जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
अभी इंडिया को इंटेलिजेंस फ्यूजन की ज़रूरत है, साइबर कैपेबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, ड्रोन काउंटर मेजर्स जो है और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल ट्रैकिंग हम कर सकें और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सिक्योर कर सकें, ये सब जो है वे फॉरवर्ड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन द इमर्जिंग थ्रेट डिमांड्स अ नेटवर्क सेंट्रिक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी targeting not only attackers but also their technology, finance, criminal partners and enabling ecosystem। ठीक है, तो वही प्रहार वाला जो है हमने इससे पहले भी देखा था, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या क्या देखा था हमने? प्रहार वाले इससे पहले वाले आंसर में हमने देखा था कि आपको प्रिवेंटिवली जो है पहले प्रोएक्टिवली चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है ना? और जो नेटवर्क है उसको इकोसिस्टम है उसको डिसरप्ट करना है ना? और रेज़िलियंस को बिल्ड करना है, ये जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है? ये जो है आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ काउंटर टेररिज्म कैन नॉट एंड विद न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट। It must also address radicalization, terror financing, societal resistance, discuss with reference to 7 pillars of प्रहार। प्रहार के 7 पिलर्स देखने को मिलते हैं हमको, उनको हमको जो है डिस्कस करना है, ठीक है? हाँ, अभी ये जो प्रहार वाला है ना, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन आए तो आप प्रहार का मेंशन कर सकते हैं, इसके 7 पिलर्स का मेंशन करते हैं, अच्छा खासा मटेरियल कंटेंट आपको मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे we have written in an introduction modern terrorism is an ecosystem involving recruitment, financing, technology, ideology, and support networks. Hence, eliminating individual terrorists alone cannot provide durable security. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना सिम्टम ट्रीटमेंट है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए टेररिस्ट इकोसिस्टम को डिसमेंटल करना बड़ा ज़रूरी है ना? 7 पिलर्स यहाँ पे प्रहार, प्रहार का क्या स्पेलिंग है? PRAHAAR। सो पी से प्रिवेंशन, अटैक होने से पहले ही प्रिवेंट करना, है ना? आर से रिस्पॉन्स, अटैक या थ्रेट पर स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और ग्रेडेड रिस्पॉन्स देना, ठीक है? नेक्स्ट प्रहार, तो ए से एग्रीगेट इंटरनल कैपेसिटी डेवलप करना, है ना? गवर्नमेंट एजेंसीज को साइलोज में नहीं इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना, ठीक है? होल ऑफ गवर्नमेंट इसके लिए कीवर्ड हो सकता है। प्रहार, एच से ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखना। सिक्योरिटी मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होने चाहिए। प्रहार, अगेन ए, अटेंशुएटिंग एनेबलिंग कंडीशन, रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट के सोशल कंडीशंस को रिड्यूस करना, एजुकेशन बढ़ाना, एंगेजमेंट बढ़ाना, डी रेडिकलाइजेशन को जो है और ज़्यादा प्रमोट करना, है ना? नेक्स्ट आता है अलाइनिंग एंड शेपिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। टेररिज्म ट्रांसनेशनल है, इसलिए एक्स्ट्राडिशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेरर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और आईसीटी कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। और फिर रेजिलियंस बिल्ड करना, रिकवरी करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अटैक के बाद सोसाइटी को रीबिल्ड करना जो है बड़ा ज़रूरी है। फाइनेंस को डिसरप्ट करना, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, कम्युनिटी को साथ में लाके पार्टिसिपेट करना, ये कुछ हमको पिलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? प्रहार, प्रहार उसमें उसके नाम में ही उसके पिलर्स हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? प्रहार का बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि टेररिज्म को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं माना गया है। इट ट्रीट्स टेररिज्म एज अ सोशल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड सोसाइटी का इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम। दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रहार, ठीक है? आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्यूचर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम लाइज नॉट इन एन इसरो वर्सेस प्राइवेट सेक्टर मॉडल बट इन एन इसरो प्लस प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम। तो अभी जो है पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी जिसमें ऑपोजिशन का कहना कुछ अलग था, वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो है आर्गुमेंट्स दे रहे थे और जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटली नहीं हो रहा बट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर, स्पेस इकोनॉमी, उसको लेके जो है बहसबाजी हो रही थी। तो इसमें यही बोल रहा है कि फ्यूचर जो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का वो इसरो वर्सेस प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है इसरो प्लस प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। ठीक है? इसी को डिस्कस किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? तो इसको अगर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन कि इंडियाज़ एक्सपेंडिंग स्पेस एम्बिशन रिक्वायर्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम इसरो सेंट्रिक मॉडल टुवर्ड्स एन इंटीग्रेटेड पब्लिक प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम विदाउट डाइल्यूटिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़। ठीक है? तो यहाँ पे इंडिया के स्पेस एम्बिशन अब जो है ट्रेडिशनल गवर्नमेंट लेड मॉडल से काफ़ी लार्जर हो गया है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना नेसेसरी है, बट इसरो की स्ट्रेटेजिक रोल प्रिजर्व करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है? यही हमारा जो है ये कहना चाह रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो लॉन्च कैपेसिटी की बात हुई है।
है ना, लॉन्च कैपेसिटी। अभी प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर सकता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बढ़ेगी, तो हमारा टारगेट है 50 लॉन्चेस पर ईयर होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट कंपनीज़ लार्ज स्केल रॉकेट और सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। इनोवेशन होगा, स्टार्टअप्स जो हैं, कई स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टार्टअप्स एक्सपेरिमेंटेशन और रैपिड इनोवेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था स्काई रूट का विक्रमन, जो कि ऑर्बिटल रॉकेट हमको देखने को मिलता है, व्हिच वाज़ अ फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड ऑर्बिटल रॉकेट ऑफ इंडिया, है ना? तो दिस वाज़ दैट वाज़ एन अचीवमेंट, ठीक है। फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कैपिटल गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो कम कर सकती है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन है वो कम कर सकती है, ठीक है? तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। हुँ। उसके आगे क्या देखने को मिलता है? सप्लाई चेन्स, स्पेस इकोसिस्टम को कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की डीप सप्लाई चेन चाहिए, तो वो सप्लाई चेन जो है वो अच्छी डेवलप हो सकती है। प्राइवेट इंडस्ट्री ये स्केल जो है वो काफ़ी अच्छे से क्रिएट कर सकती है। कमर्शियलाइज़ेशन होगा, कमर्शियल लॉन्चेस प्राइवेट कंपनीज़ एफिशिएंटली अंडरटेक कर सकती हैं, और इसरो जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो कटिंग एज पेरिफेरल जो क्या नाम है मिशंस होते हैं, फ्रंटियर मिशंस होते हैं, उनको कर सकता है। जो बड़े-बड़े मिशंस होते हैं उनको कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकता है, ठीक है? और इसरो जो है फ्रंटियर मिशंस जैसे गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इन सब पे ध्यान दे सकता है। हमारा एक टारगेट भी है कि प्राइवेट जो है हमको 44 बिलियन का इकोनॉमी बनाना है, 44 बिलियन का स्पेस इकोनॉमी बनाना है, तो ये अकेले तो इसरो नहीं कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर की पूरी मदद चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट है ना, कमर्शियलाइज़ेशन सब अपने साथ लेके आता है, ठीक है? आगे आते हैं। आगे आएँगे, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। इंडिया जो है कम्पिटिटिव ग्लोबल लॉन्च मार्केट में स्ट्रॉन्गर पोज़ीशन बना सकता है। लेकिन क्रिटिकल साइड यहाँ पे ये है, कंसर्न ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के रिस्क हैं कुछ, जैसे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का लीकेज नहीं होना चाहिए, वो जो है इसरो के पास ही रहनी चाहिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, है ना? और फॉरेन डिपेंडेंस है वो नहीं होनी चाहिए, और टैलेंट माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंसर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। हाउ कैन वी कंक्लूड दिस आंसर? वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग द ऑप्टिमल मॉडल इज़ अ डिविजन ऑफ स्ट्रेंथ, private industry drives a scale and commercialization, while ISRO retains a leadership in strategic technologies, advanced research and development, and frontier exploration. Hmm? करेक्ट अप्रोच है कि इसरो जो है वो स्ट्रेटेजिक या साइंटिफिक कोर को सँभाले, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्केल अप पे और कमर्शियलाइज़ेशन पे ध्यान दे। तो दोनों मिलकर जो है इंडिया के स्पेस इकोनॉमी को ग्लोबली कम्पिटिटिव बना सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सपैंडिंग इंडिया स्पेस इकोनॉमी बट में ऑल्सो क्रिएट कंसर्न्स रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेनिफिट्स तो हम देख ही चुके हैं ना, बेनिफिट्स और नुकसान ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना, है ना, इम्पोर्ट्स वगैरह का डिपेंडेंस, वो सब चीज़ें देखना, तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो मे बी वी कैन जस्ट वी कैन जस्ट या मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया बैलेंस कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन of its space sector with the need to preserve ISRO's strategic, scientific and technological capabilities. ठीक है, तो इसको जो है हमको डिस्कस करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, India must expand commercial space activity while ensuring that ISRO remains the institutional anchor of strategic technologies, scientific exploration, and national space capabilities. बैलेंस देखो इधर कि कमर्शियलाइज द इकोसिस्टम नॉट अ स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी, ये कहना चाहते हैं इंडिया को प्राइवेट इंडस्ट्री को ग्रो करना है, वाइल इसरो को स्ट्रेटेजिक जो साइंटिफिक एंकर है उसको भी मेंटेन करके रखना है ना। तो ये जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोल डिफरेंशिएशन, जो पहला पॉइंट है इट टॉक्स अबाउट रोल डिफरेंशिएशन, है ना। ये रोल डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्राइवेट कंपनीज़ को दिए जा सकते हैं, और जो फ्रंटियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फ्रंटियर जो काम होते हैं, जो मिशंस होते हैं, वो इसरो करे, तो रोल को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उस पर सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए, है ना। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने दिया हुआ है, अभी क्रिटिकल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को केयरफुली रेगुलेट करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी इकोसिस्टम भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलेशन, रेगुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है, इसरो टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर सकता है, बट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी सेफगार्ड्स के साथ में। सेवेंथ इज सप्लाई चेन्स, डोमेस्टिक कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। टैलेंट रिटेंशन का ध्यान देना पड़ेगा,
इसरो को अट्रैक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट करियर इकोसिस्टम मेंटेन करना होगा। कंपटीशन इज ऑल्सो वन। मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स होने से इनोवेशन और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कंपटीशन बढ़ता है ना। पब्लिक एक्सपर्टीज के साथ में प्राइवेट कैपिटल्स, प्राइवेट स्केल कंबाइन किया जा सकता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कंक्लूजन में we've written, commercialization will succeed when private enterprise expand India's space frontier while ISRO remains the custodian of a strategic autonomy and scientific ambition। ठीक है, तो इसरो जो है उसको स्ट्रेटेजिक ब्रेन बनाओ और प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल मसल बनाओ। कमर्शियल मसल दोनों को कंबाइन करके इंडिया जो है वो साइंटिफिक एक्सीलेंस और कमर्शियल स्केल साइमल्टेनियसली अचीव कर सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट इज अबाउट फ्लोक कैमराज, है ना। क्या क्वेश्चन है, द फ्लोक कैमराज कंट्रोवर्सी डेमोन्स्ट्रेट दैट द central challenge of modern surveillance is not data collection but control, access and accountability over data। डिस्कस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज कैन कलेक्ट enormous quantity of information, making the key governance question who controls the data, for what purpose and under what oversight। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी enormous क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट कर सकती है, बट रियल गवर्नेंस का क्वेश्चन है कि उस डेटा को कलेक्ट कौन कर रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, किस चीज़ के लिए और कितने लंबे टाइम के लिए। अब ये जो फ्लॉक कैमराज होते हैं ये मास सर्वेलेंस करते हैं। लाइसेंस प्लेट रीडर्स, जो फ्लॉक कैमराज ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको देखने को मिलेंगे कई बार, है ना। तो लाइसेंस प्लेट रीडर्स जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के मूवमेंट भी रिकॉर्ड करती है। सेकंड इज पर्पस लिमिटेशन। अगर डेटा क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट हुआ है तो क्या उसका यूज जो है वो कम्प्लीटली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ही हो रहा है ना। अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज हुआ तो, है ना, ये तो फंक्शन क्रीप का इशू है। एक्सेस का कंट्रोल देखने को मिलता है, मतलब एक्सेस कंट्रोल मतलब अभी सेंसिटिव डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, पुलिस, गवर्नमेंट, कंपनी या कोई थर्ड पार्टी। क्लियर कंट्रोल रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायरमेंट है उसकी। क्या पता आप डेटा किसी चीज़ के लिए स्टोरी, अब किसी की फोटोएं खींच रही हैं, किसी की गाड़ियों की फोटो खींच रही हैं, किसी इंसान की फोटोएं खींच रही हैं, कौन यूज कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अगर प्राइवेट कंपनी सर्विलेंस नेटवर्क ऑपरेट करें तो अकाउंटेबिलिटी जो है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वो तो आपका डेटा भी वो कर सकती है ना फॉर देयर ओन बेनिफिट, है ना। डेटा कितने टाइम तक स्टोर होगा, डेटा रिटेंशन, फिफ्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना लॉन्ग रिटेंशन उतना ग्रेटर मिसयूज का रिस्क हो सकता है। प्रोफाइलिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। रिपीटेड मूवमेंट डेटा से इंडिविजुअल के पैटर्न्स रिवील हो सकते हैं कि ये इस टाइम घर से बाहर निकलता है, इस टाइम ऐसे जाता है, ये जाता है ना। ठीक है, सेवंथ इज अकाउंटेबिलिटी। मिसयूज अगर हो गया डेटा का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कंपनी की होगी या किसी पुलिस ऑफिसर की होगी या किसी गवर्नमेंट की होगी, है ना। एट्थ इज ट्रांसपेरेंसी। सिटीजन को पता होना चाहिए कि व्हाट इज कलेक्टेड, व्हाई इट इज बीइंग कलेक्टेड, हु एक्सेसेस इट और रिटेंशन पीरियड कितना है, कितने टाइम तक स्टोर रहेगी ये इन्फॉर्मेशन। नाइन्थ इज डेटा सिक्योरिटी। सर्विलेंस डेटाबेस खुद साइबर अटैक्स का टारगेट बन सकते हैं, तो फिर सिक्योरिटी किसकी है ना। सिविल लिबर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। अब अनचेक्ड सर्विलेंस जो है वो प्राइवेसी और लिबर्टी को इफेक्ट करता है। इंडिया का कनेक्शन यहाँ पे ये है कि इंडिया में एआई कैमराज, लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन का यूज जो है वो ग्रोइंग यूज हमको देखने को मिलता है। देयरफॉर जो फ्लॉक कंट्रोवर्सी है वो इंडिया के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन, the future of surveillance governance must shift from can we collect this data to should we collect, retain and use it, and who answers for that decision। ठीक है, मॉडर्न सर्विलेंस गवर्नेंस का क्वेश्चन ये नहीं कि कैन वी कलेक्ट द डेटा, इससे ये होना चाहिए कि शुड वी कलेक्ट इट, हु कंट्रोल्स इट एंड हु इज द अकाउंटेबल, ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AI powered surveillance can strengthen public security while simultaneously threatening individual privacy and civil liberties। ठीक है, एग्जामिन द डायलेमा। तो जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमने ऊपर देख ही ली, है ना। हु कंट्रोल्स द डेटा, कितने टाइम तक प्राइवेसी वायलेट हो रही है, पैटर्न्स रिकग्नाइज हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो सब चीज़ें तो हमने देखी। अब सिक्योर सर्विलेंस का बेनिफिट भी देख लेते हैं। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो दोनों चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है, क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हो आप, है ना। सस्पिशियस पैटर्न्स को रैपिडली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। उसके बाद में ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में मदद करता है, मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। इन्वेस्टिगेट में जो है आपको आसानी मिलती है ना। लेकिन फिर कुछ दिक्कतें मिलती हैं, जैसे डेटा का मिसयूज हो सकता है, प्राइवेट इन्वेजन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, प्राइवेसी इन्वेजन वगैरह। ठीक है,
तो ये जो है हमने देख लिया। 10th इज़ चिलिंग इफ़ेक्ट करके कुछ लिखा हुआ है। चिलिंग इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है? अगर सिटिज़न को लगे कि उनकी एवरी जो भी मूवमेंट है वो मॉनिटर हो रही है, तो वो फ्री बिहेवियर और एक्सप्रेशन जो है वो नहीं कर पाएँगे, डर में रहेंगे। इसको बोलते हैं चिलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में क्या है कि लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डेटा मिनिमाइज़ेशन, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, एल्गोरिदम ऑडिट्स, रिटेंशन लिमिट और ग्रीवेंस मैकेनिज़्म पर भी काम करना चाहिए। कंक्लूजन में हमने लिखा है कि इंडिया शुड परस्यू राइट रिस्पेक्टिंग सर्विलेंस वेयर एआई augments human policing without converging citizen and everyday lives into permanently searchable data. इंडिया को एआई सर्विलेंस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बट सर्विलेंस शुड बी राइट रिस्पेक्टिंग, प्रोपोर्शनेट और अकाउंटेबल। सर्विलेंस जो है वो राइट रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। 3 लाइन तो हमने अभी देख ली, है ना? 3, एक तो हमने एससीओ वाली पे देखी थी, एंगेज वाइडली, अलाइन सिलेक्टिवली एंड डिसाइड इंडिपेंडेंटली। फिर हमने प्रहार वाले में देखा था, प्रहार वाले में क्या देखा था? प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई प्रोएक्टिवली, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखा था डिसरप्ट द इकोसिस्टम और फिर लास्ट में हमने देखा था बिल्ड द रेजिलियंस। और यहाँ पे हमने देखा था राइट, जो सर्विलेंस है वो राइट रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, है ना? उसके बाद में प्रोपोर्शनेट और अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये भी थोड़ा प्राइवेसी से रिलेटेड ही है। जो मेटा क्लासेस आपने देखे होंगे, स्मार्ट क्लासेस देखे होंगे, उनका प्राइवेसी से क्या कंसर्न होता है ना? तो उसके बारे में जो है हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया है, तो उसी के बारे में जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, स्मार्ट ग्लासेस रिप्रेजेंट अ न्यू फ्रंटियर वेयर टेक्नोलॉजिकल innovation can outpace existing privacy safeguards. Discuss the constitutional and regulatory challenges posed by discrete recording technologies in India. ठीक है, इंट्रोडक्शन में वे हैव रिटन, स्मार्ट ग्लासेस कंबाइन कैमराज, माइक्रोफोन्स, एआई इन ऑर्डिनरी लुकिंग eyewear, creating a distinctive challenge because recording can occur without meaningful awareness or consent. स्मार्ट ग्लासेस नॉर्मली नॉर्मली जो है वो स्पेक्टिकल्स जैसे दिख सकते हैं, बट उनमें कैमराज, माइक्रोफोन, स्पीकर और एआई एनेबल्ड जो है सिस्टम उनको देखने को मिलता है ना? मेन कंसर्न है कि सामने वाला पर्सन जो है रियलाइज भी नहीं करे कि उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये प्राइवेसी कंसर्न है, ठीक है? तो यहाँ पे इनविजिबल सर्विलेंस देखने को मिलता है। रिकॉर्डिंग डिस्क्रीटली हो सकती है और होती ही है, पता नहीं चलता। कंसेंट डेफिसिट देखने को मिलता है। बायस्टैंडर को पता ही नहीं होता कि ही इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, शी इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो मीनिंगफुल कंसेंट कैसे मिलेगा? और अगर मान लो कि सामने वाले को पता भी चल गया कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसका पता चल गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दिया। मे बी आउट ऑफ हेजिटेशन वो नहीं बोल पा रहा है ना? कोई भी वजह हो सकती है। तो पता चल गया इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट दे दिया है। उसकी मर्ज़ी है, वो कंफर्टेबल है, ठीक है? और क्या पता उसको पता ही ना हो, इतना पता ही नहीं हो कि रिकॉर्ड करना जो है खतरनाक हो सकता है आगे जाके, जैसे बच्चों के केस में, है ना? ठीक है? फिर यहाँ पे आर्टिकल 21 का जो है ज़िक्र किया गया है, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 का जो जजमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में। उसने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया है, इसलिए प्राइवेसी का कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन जो है वो डायरेक्टली रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी की बात यहाँ पे हो रही है ना? प्राइवेसी सिर्फ़ घर के अंदर जो है सीक्रेट रहने का राइट नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज़ वेल, है ना? यहाँ पे डेटा कलेक्शन हो सकता है, कलेक्टेड डेटा कंपनीज़, पर्सनल या कॉन्ट्रैक्टर्स तक जो है पोटेंशियली पहुँच सकता है, इसलिए डेटा गवर्नेंस इम्पोर्टेंट है। बच्चे वल्नरेबल हैं, वुमेन सेफ्टी वल्नरेबल है ना? नॉन कंसेंशुअल उनके जो है वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं, बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है? यहाँ पे जो है हमारा हमारा डिजिटल प्रोटेक्शन, वो पर्सनल डेटा का जो प्रोटेक्शन है, डीपीडीपी एक्ट 2023, वो एक्ट देखने को मिलता है। चैलेंज क्या है कि डीपीडीपी एक्ट टेक्नोलॉजी न्यूट्रल अप्रोच फॉलो करता है। प्रॉब्लम ये है कि लॉ डिवाइस स्पेसिफिक नहीं है, व्हाइल स्मार्ट ग्लासेस का डिस्क्रीट नेचर न्यू प्रैक्टिकल इश्यूज़ जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए ये एक्ट जो है इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। हुँ। यहाँ पे रिकॉर्डिंग एलईडी या शटर साउंड थियोरेटिकली वार्निंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब जैसे पब्लिक स्पेस है, मेट्रो में है, आप किसी शोर-शराबे वाली जगह पे हैं या फिर आपका अटेंशन जो है वो भी कहीं और है, तो आपको वो छोटा-सा शटर साउंड कैसे समझ आएगा? है ना? और समझ आ भी गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की मर्ज़ी है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है? यहाँ पे लॉ और टेक्नोलॉजी में भी गैप देखने को मिलता है, ठीक है? तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि बैन करना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, इंस्टेड प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, डिज़ाइन के टाइम पे ही प्राइवेसी कैसे आप इंश्योर कर सकते हो, ये ध्यान दें। डेटा को मिनिमाइज़ करें, पर्पज़ लिमिटेशन रखें कि जिस पर्पज़ के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही रिकॉर्ड करें। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो। Conclusion में what we have written कि India need non-prohibit innovation. It must ensure that technological convenience never becomes a license to erode another person's dignity, autonomy, and privacy.
इनोवेशन को बैन करना सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। गोल ये होना चाहिए कि वेयरेबल टेक्नोलॉजी किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी, ऑटोनॉमी और प्राइवेसी को साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ठीक है? आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एज ऑफ एआई एंड सोशल मीडिया, रेगुलेशन अलोन कैन नॉट इंश्योर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप अमंग चिल्ड्रन। Discuss the role of government, family, educational institution, technology companies, and a civil society in addressing emerging digital risk. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इंट्रोडक्शन में, चिल्ड्रन इंक्रीजिंगली इनहैबिट एन एआई मीडिएटेड डिजिटल एनवायरनमेंट where social media can enable addiction, manipulation, bullying, and harmful content exposure. Regulation alone cannot address its a social dimension. चिल्ड्रन जो है वो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया और एआई उन्हें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट उसके साथ-साथ में रिस्क भी है। पहला रिस्क तो एडिक्शन का ही है, दूसरा मैनिपुलेशन का है, बुलिंग भी हो सकती है ऑनलाइन और हार्मफुल कंटेंट को भी वो जो है कंज़्यूम कर सकते हैं, है ना? इसलिए रेगुलेशन जो है वो लगाना बड़ा यहाँ पे ज़रूरी देखने को मिलता है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशन की बात यहाँ पे हो रही है। गवर्नमेंट मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करे अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन एंड प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए रिगार्डिंग एल्गोरिदम्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, डेटा प्रैक्टिसेस एंड चाइल्ड सेफ्टी मैकेनिज्म एज़ वेल। पैरेंटल एंगेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स सिर्फ फ़ोन मत यूज़ करो अप्रोच ना रखें, उन्हें खुद डिजिटल लिटरेसी डेवलप करके चिल्ड्रन को ऑनलाइन बिहेवियर को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल करिकुलम में डिजिटल सिटीज़नशिप जो है इंक्लूड होना चाहिए। चिल्ड्रन को टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना भी सिखाना चाहिए, तो ये स्कूल में भी हो सकता है ये। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, अभी चिल्ड्रन को मिस इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफ़ाई करना सिखाना पड़ेगा। एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन के ऐज में ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। एथिकल रीज़निंग कर सकें बच्चे, टेक्नोलॉजी पावरफुल है बट एवरी टेक्निकल पॉसिबल एक्शन जो है वो एथिकली करेक्ट नहीं होता। चिल्ड्रन को ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस समझना बड़ा ज़रूरी है ना? टेक्नोलॉजी डिज़ाइन जो है, यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को चाइल्ड सेफ आर्किटेक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एज एप्रोप्रिएट डिज़ाइन हो, सेफर डिफ़ॉल्ट्स हो, है ना? रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म जो है वो भी बड़ा एक्टिव होना चाहिए। सिविल सोसाइटीज़ यहाँ पे काम कर सकती हैं, एनजीओज़, एजुकेटर्स और कम्युनिटी ऑर्गनाइज़ेशंस डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस बिल्ड कर सकती हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। गुरु शिष्य ट्रेडिशन का लेसन, नॉलेज, कैरेक्टर, डिसिप्लिन और रीजनेबिलिटी जो है वो बनानी, वो रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा बनाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है। ठीक है? उसके आगे आएँगे तो हमको डिजिटल रेज़िलियंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज करेगी। आज सोशल मीडिया है, कल कोई एडवांस एआई एजेंट हो सकता है। देयरफॉर चिल्ड्रन को एडैप्टेशन और रेज़िलियंस सिखाना जो है बड़ा ज़रूरी है। तो रेगुलेशन के साथ-साथ में डिजिटल लिटरेसी, एथिकल एजुकेशन, पेरेंटल एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये सब साथ में इंटीग्रेट करके काम करेंगे, तो जो है सेफ़र एनवायरनमेंट बच्चों को मिल सकेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है ना? तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट कि द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू बिल्ड एन एवर हायर डिजिटल वॉल, बट टू कल्टिवेट अ रेज़िलिएंट, ethical and critical thinking citizens capable of navigating technological change. हुँ? यहाँ पे गोल चिल्ड्रन को टेक्नोलॉजी से परमानेंटली आइसोलेट करना नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबली जो है रह सकें। इंडिया की सिविलाइज़ेशनल स्ट्रेंथ यहाँ यूज़फुल हो सकती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में जो टाइमलेस वैल्यूज़ हम कैरी करते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़नशिप क्रिएट करने में बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने कल के जो न्यूज़पेपर में आई बिलीव 26 के जो न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए थे, उनके मेंस के क्या क्वेश्चन्स हो सकते हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप हम ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू कर सकें और ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में इसको कर सकें, है ना? वो मोटिवेशन के लिए यू हैव टू जस्ट लाइक द वीडियो एंड फॉर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा मन करता है टू रिकॉर्ड वीडियोज़, राइट? ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।